नी अगर ट्विस्ट हो जाए फुटबॉल खेलते हुए, एक बार स्वेलिंग आएगी, जो पॉपिंग आउट बोल रहे हो आप, वैसा नी ट्विस्टिंग योर केस, दिस इज नी। सो नी ट्विस्टिंग होने पे एक बार स्वेलिंग आती है, पेन आता है, थोड़ा डिफिकल्टी तरह आता है, पर फिर धीरे धीरे बॉडी अपना आप सेटल डाउन हो जाती है। आपको कहीं भी चोट लगती है तो पेन वेन स्वेलिंग बहुत दिनों तक नहीं रहती ना बेटा। सो इसमें भी आप सेटल डाउन हो जाओगे, फिर आप नॉर्मल चलने लग जाओगे। पर जब ट्विस्टिंग हुई उस समय बच्चे का एक लिगामेंट टूट गया जिसका नाम है एसीएल। एसीएल ये होता है, ये दोनों हड्डियों को जोड़ता है। अब बाहर वाला ये है सर, अंदर वाला छोटा वाला लिगामेंट ये दिख रहा है आपको, ये एसीएल, ये चीज़ ऐसी है। सो ये चीज़ है ना, दोनों फीमर और टीबिया को जोड़ के रखती है, दिस गिव्स ए स्टेबिलिटी। ये हम भाग रहे दौड़ रहे तो पाँव हिल नहीं रहा है, पर मोमेंट ये टूट गया तो अब एसीएल टूटने के बाद ही बच्चा आराम से चल सकता है। क्यों चल सकता है? इसका कार्टिलेज तो अच्छा है ना, इज वेरी यंग, दिस इज द कार्टिलेज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 60-70 में हमारे कार्टिलेज घिसने लगता है, तो ये जब घिसेगा इसका तब इसको पेन चालू हुआ है। हो सकता है एसीएल के साथ इसका मेनिस्कस भी डैमेज हुआ हो, ये 200। अब ये जब डैमेज होता है तो लॉकिंग आती है, क्लिकिंग आती है और कट 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 आवाज़ आती है। हमारे में मालूम पड़ेगा कि एसीएल के साथ में ये डैमेज है या नहीं। अब अगर इसका कोई इलाज ना कराएं तो क्या होगा, ये हिलता रहेगा और धीरे धीरे हमारे मेनिस पे और डैमेज होंगे सर, हमारे कार्टिलेज घिसेंगे। सो एक बार ये टूट गया तो सर्जरी तो एसेंशियल हो जाती है। आई अंडरस्टैंड आप लोगों के लिए थोड़ा शॉक हुआ कि अभी तो एमआरआई भी नहीं करी डॉक्टर ने, जायर सर्जरी बता दी, पर आई एम समवन हु डील्स विद दिस प्रॉब्लम एवरी डे। तो मैं हाथ लगा के ही समझ जाते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने जो टेस्ट किया दैट इज लैचमैन टेस्ट। लैचमैन टेस्ट में क्या किया, मैंने आपकी फीमर स्टेबलाइज की और मैंने टीबिया को ऊपर उठाया। अब ऊपर उठाया, अगर ऊपर उठ गया तो भैया टूटा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ होता तो नहीं उठता ना। सो वी फील टू थिंग्स, वन एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया, सेकंड मुझे एंड पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर धागा जुड़ा हुआ है तो एंड पॉइंट आएगा, खट 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 खट। टूटा हुआ है धागा एसीएल तो पूरा ऊपर आएगा, देयर इज नो एंड पॉइंट। सो आई कैन बी 100% कॉन्फिडेंट, अगर टूटा हुआ है तो भैया पूरा टूटा हुआ। पार्शियल टीयर में डेफिनेटली वी नीड एमआरआई के पार्शियल टीयर, आपका कंप्लीट टीयर लग रहा है मुझे, बट फिजिकल एग्जामिनेशन कांट बी 100% एक्यूरेट ऑल द टाइम। सो वी हैव टू मैच एमआरआई रिपोर्ट विद माई फिजिकल एग्जामिनेशन। सो अगर उसमें भी टूटा हुआ आएगा सो वी कैन प्रोसीड फॉर सर्जरी, क्योंकि सर्जरी तो फिर करानी पड़ेगी। अब जितना लेट करेंगे उतना और नी को डीजनरेट करेंगे। जनरली सर्जरी में होता क्या है, हम लोग जो एसीएल बनाते हैं डॉक्टर्स, वो आपके किसी न किसी टेंडन से बनाते हैं। तो एसीएल बना सकते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से, यहाँ से एंकल के पास से पेरोनियस लॉन्गस से, क्वाड्रिसेप्स टेंडन से और पटेले टेंडन से। ऑल ओवर इंडिया 95% लोग हैमस्ट्रिंग से बनाते हैं। ये हैमस्ट्रिंग से ऐसे बनाते हैं कि ऐसे निकालनी पड़ेगी बॉडी में से। हाँ एक बाईपास में ग्राफ्टिंग करते थे। हाँ, सो एक नी से हम 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकाल सकते हैं, तो 2 क्या है ना, पतले पतले रहते हैं। अब मैं हैमस्ट्रिंग निकालूं या पेरोनियस लॉन्गस निकालूं, दोनों का एनाटॉमी ऐसा ही रहता है, लंबा पतला गोल। अभी मजबूत नहीं होते, मजबूत करने के लिए वो डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, ऊपर बटन आ गया और फिर हमने पुराना एसीएल निकाल दिया, एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया और मैंने अपना एसीएल डाल दिया, ऊपर बटन चला गया, नीचे चला गया स्क्रू और सर्जरी खत्म। ये चीज़ 1.5 महीना लगाएगी चिपकने में। सो अगर 1.5 महीना चिपकने लगेगा तो 1.5 महीने का रेस्ट हो गया, बच्चे को ब्रेस लग गया, वॉकर आ गया, चल नहीं पा रहा ढंग से। फिर धीरे 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 बेंडिंग चालू होती है, एकदम से बेंड करते तो स्क्रू बैकआउट हो जाता है। 1.5 से 2 महीने लगते हैं लोगों को नॉर्मल होने में। इसको मजबूत होने में लगेंगे बेटा 6 मंथ्स। इस सब ब्लड प्रेशर ग्रो करेगी फिर ये मजबूत होगा। 6 मंथ्स अगर मजबूत होने में लग रहे हैं तो 6 मंथ से पहले अगर कोई इंजरी हो गई तो इसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। 6 मंथ के बाद जब रनिंग चालू होती है देन वी हैव टू स्टार्ट लेट रिहैब। अब लेट रिहैब वो है जो शायद आप कर नहीं रहे जब आप फुटबॉल खेलते हो तो। आपका लिगामेंट क्यों टूट गया, जो कुछ लोगों का नहीं टूटता। रोनाल्डो को तो नहीं टूटा आज तक, आपसे ज़्यादा फुटबॉल खेलता है। सो वो जो फुटबॉलर्स होते हैं वो कोई ना कोई एक्सरसाइजेज एवरीडे करते हैं ताकि उनका एसीएल बचा रहे, और वो बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, दैट इज नोन एज इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज। आप फुटबॉल की बात करें तो फीफा 11 प्लस देयर इज अ शेड्यूल, हमें करा है कभी। सो फीफा 11 प्लस करोगे और उसको इंटेंसिफाई करोगे तो लिगामेंट टूटेगा नहीं, नहीं तो आज नहीं तो कल वापस टूटेगा। टूटने का रीज़न ये है कि हमने फुटबॉल खेला पर इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज नहीं, वो भी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि 6 महीने तक इसको बचा पाना मुश्किल है। अब चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हो गई है, अब उससे बात करते हैं। अगर मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? सो बेटर रिजल्ट के लिए सबसे पहले मैं करूँगा कि जो मेरा ग्राफ्ट है वो मैं चेंज करूँगा। जो एसीएल बनाऊँगा वो हम हैमस्ट्रिंग से नहीं बनाएँगे, वो हम बनाएँगे क्वाड्रिसेप्स से। क्वाड्रिसेप्स अगर एसीएल बनेगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये टूटेगा नहीं। फुटबॉलर्स के लिए बेस्ट ग्राफ्ट ऑफ चॉइस इज़ क्वाड्रिसेप्स एंड पटेला टेंडन, ये 2 ही है बेटा। हैमस्ट्रिंग और कार्डियस लॉन्गस इज़ वर्स्ट चॉइस फॉर ए फुटबॉलर। वापस एक्टिविटी आएगी, पर अगर नॉर्मल लोग हों तो भी उसमें अगर बनेगा क्वाड्रिसेप्स से तो बहुत मजबूत बनेगा।
पटेला से एसीएल बनाने के लिए ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, तो पेन ज़्यादा होता है, इंसिन बड़ा होता है। क्वाड्रिसेप्स से एसीएल करेंगे तो छोटे इंसिन में निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स टेंडन हार्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ हैमस्ट्रिंग। अभी क्वाड्रिसेप्स टेंडन है ना, आपको मिलेगा एक ही मोटा, पतले दुबले नहीं मिलेंगे कि डबल ट्रिपल करें। ये सर थाई के ऊपर से, सो मैं चूज़ कर सकता हूँ, मैं ये 10 का है, तो आपके अंदर आपकी हाइट कितनी है? 6'1", तो आई विल यूज़ 11 नंबर का। तो 11 का जो निकलेगा वो आप कभी भी हैमस्ट्रिंग और पेरोनिस से अचीव ही नहीं कर सकते। ये एक ही निकलेगा। इसके जो बटन आते हैं उसका नाम फाइबर टेक टाइट रोप है, जो बटन लगते हैं। हैमस्ट्रिंग के बटन का नाम अलग है, क्वाड्रिसेप्स के बटन का नाम अलग है। एंड ईजीली ऑल ओवर वर्ल्ड अभी क्वाड्रिसेप्स सबसे ऊपर है। अब यूरोप में या अमेरिका में सर्जरी कराओगे तो क्वाड्रिसेप्स ही करेंगे, दे विल नेवर टच हैमस्ट्रिंग और पेरोनिस लॉन्गस, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स की फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली लेस है एज कम्पेयर टू हैमस्ट्रिंग। और हम 11 तक का निकाल सकते हैं। निकालते कैसे? किस्मों ये छोटा सा इंसिडेंस से निकल जाता है सर। जो मैं निकालूंगा वो मेरे को वापस उग जाएगा, पहला हार्वेस्टर चल जाएगा। हाँ, जब फिर बीच में से स्लिप निकाल ली, टेंडन पूरा नहीं निकाला, ये मसल है, मसल को हाथ ही नहीं लगाते, बीच का टेंडन निकालते हैं, वापस सिल देते हैं बेटा, टेंडन वापस मजबूत हो जाता है। तो जो मैं निकालता हूँ, जो मैं हैमस्ट्रिंग निकालूँ या मैं क्वाड्रिसेप्स निकालूँ, पटे टेंडन निकालूँ, सब वापस रीग्रो हो जाता है। फर्स्ट थिंग तो हमने ये की कि हमने आपके क्वाड्रिसेप्स टेंडन को यूज़ किया। इसके बाद सर्जरी में कुछ चेंजेस और भी एडवांसमेंट आ गए हैं। अब इतने बड़े छेद करने की जरूरत, reconstruction using a tightrope to in सब जो छेद होते हैं वो छोटे होते हैं, फ्लिप कटर्स होते हैं, बोन में अंदर अंदर घुसता है और फिर खुल जाता है, ये फ्लिप कटर है। सो फ्लिप कटर यूज़ करने से क्या होता है, हमें पेन नहीं होता क्योंकि छेद हमारा छोटा हुआ है। स्क्रू में छेद बड़ा होता है, फ्लिप कटर में छेद छोटा, the sleeve creep. छेद बहुत छोटा है दोनों जगह। बटन्स एडजस्टेबल आने लगे, एडजस्टेबल मतलब बटन लगने के बाद दो धागे खींचते अपना टाइट होता है। ऊपर भी एडजस्टेबल बटन, नीचे स्क्रू की जगह नीचे ही बटन लग जाएगा, अब स्क्रू नहीं लगेगा, स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा है। सो 2 बटन लगने से बेटा आपकी बैंड नहीं आ जाएगी पहले दिन, फर्स्ट डे। यू डो नॉट, आपको धीरे-धीरे बैंड नहीं करना है, स्क्रू में धीरे-धीरे बैंड करना होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री। इसमें यू कैन कंप्लीटली बैंड, क्यों? बटन बैकआउट नहीं हो सकता, स्क्रू कैन बैकआउट, तो इसलिए स्लो बैंडिंग है। कंप्लीट बैंडिंग स्क्रू में तब आती है जब स्क्रू चिपक जाए, 1.5 महीने में अभी चिपका लेती है। दिस इज़ डे 1 बैंडिंग। इसके साथ-साथ जो ब्रेस बाहर लगता था बेटा वो अंदर ही लगने लगा है, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। तो इंटरनल ब्रेस के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए फाइबर टेप और मुझे चाहिए एंकर। बिना एंकर के इंटरनल ब्रेस ढंग से काम नहीं करता, इससे एंकर इज़ मस्ट। सो इंटरनल ब्रेस लगा दिया, दोनों बटन लगा दिए, तो बेंडिंग कैन बी डन ऑन डे 1। सो सर्जरी के टाइम में हम नी को कई बार बेंड कर लेते हैं, बेंडिंग करने से क्या हुआ, लिगामेंट ढीला रहता है। दैट्स व्हाई वी नीड एडजस्टेबल बटन्स, नॉट द फिक्स्ड लूप बटन। एडजस्टेबल बटन में हम ऊपर भी टाइट कर पाते हैं, नीचे भी वापस टाइट कर पाते हैं। सो ये जो लिगामेंट है ये पूरी तरह से खींच गया, साथ में से प्रोटेक्शन मिल गया है। अब दिस प्रोटेक्शन फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपको 88% तक बचाएगा फेलियर रेट से, आपको जल्दी ठीक कर लेगा। वॉक फ्रॉम डे 1, बेंड नी फ्रॉम डे 1, नो वॉकर, नो सपोर्ट। सो अगर ढंग से एक्सरसाइज करें डे 1 से तो 15 डेज़ में हम नॉर्मल हो जाओगे, नॉर्मल चले, आपको 1.5-2 महीने बैठ करने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग आ जाएगी 3 मंथ्स में, लेट रिहैब चालू हो जाएगा 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में यू कैन गो बैक इनटू फील्ड। 3 मंथ्स में फील्ड में भेज देते हैं हम एथलीट्स को, 3 टू 4 मंथ्स है, पर कॉम जो होता है हमारा फुटबॉल मैच, प्रैक्टिस आप चालू कर सकते हो 3 मंथ्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक मैके क्लिनिक है बेटा, या वेबसाइट देख सकते हो, दिस इज़ गॉर्डन मैके। ये दुनिया का सबसे बड़ा एसीएल सर्जन मानते हैं इसको। ये गॉर्डन का मैके क्लिनिक, फोटो प्रोफेसर गॉर्डन मैके, लंदन में। सो इनकी वेबसाइट में क्लिनिकल डाटा बहुत दे रखा है, ये रिसर्च पेपर जो होता है अच्छी वेबसाइट बना रखी है। सो आप किसी फॉरेन कंट्री की वेबसाइट देखो ना बेटा, आपको स्कूल नहीं दिखाई देंगे, हमेशा ही दिखाई देगा। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस सर्जरी एसीएल के लिए अब तक की। इट इज़ मोर देन 15-16 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी, अभी नया नहीं है, मेरे को 12 साल हो गए करते हुए। सो पैट्रिक स्मिथ की रिसर्च है कि 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी री रप्चर रेट में अगर एसीएल आई भी लगाओ तो। एक और लिगामेंट टूटा है आपका एसीएल के साथ में, जिसका नाम है एएलएल। आप एमआरआई कराएंगे तो मैं ट्राई करूंगा वो एएलएल आइडेंटिफाई करें, पर इंडिया में कई लोग कम कर पाते हैं आइडेंटिफाई। एएलएल को भी ठीक करना ज़रूरी है। सो जनरली डॉक्टर का बी नाउ रूटीनली कंबाइन दिस विद एएलएल इंटरनल ब्रेस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसीएल एंड एएलएल री इंजरी कम करता है, रिकवरी बढ़ाता है। एएलएल मैं सभी पेशेंट में करता हूँ, क्योंकि एएलएल करने से मेरे सिग्निफिकेंट इंजरी रिडक्शन मिलती है बेटा। सो क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इंटरनल ब्रेस और एएलएल, ये तीनों ही आपकी फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम करिए, जल्दी ठीक कर देगी। सारा इम्प्लांट आर्थरेक्स का है। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे फ़ोन पे या फिजिकली यहाँ आ सकते हैं। ये गुड रिहैब सेंटर, वो बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, 6 महीने तक रिहैब चलता रहेगा। रिहैब इज़ क्वाइट, मतलब जैसे ये रिहैब प्रोटोकॉल्स है, सो बड़ा साइंटिफिकली ड्रिवन है, इतना ईजी नहीं है। सो इट हैज़ टू बी विद पर्सनल कोचिंग, और धीरे धीरे हर लेवल पे ड्रिल्स वगैरह सब आएगी। तो अभी हम कुछ नहीं सोचते हैं, अभी हम एक एमआरआई कराते हैं, फिर डिस्कस करेंगे।
सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग तो मेरी रिहैब में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। बॉक्सिंग की जर्नी कैसे रही आपकी? तो उस टाइम पे मेरे को इंजरी हो गई थी, तो मैं खेल नहीं पाई थी बाहर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर मेरी सर्जरी हुई। इंजरी किस प्रकार से और कैसे हुई थी? घास पे पैर फिसल स्लिप हुआ था बस। तो थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो उसके बाद मैं नॉर्मल ले गई थी कि भाई नॉर्मल है। एक एथलीट के लिए इंजरी नॉर्मल हो जाती है, तो फिर मैं नॉर्मल थी। जैसे रिंग में जाती थी या कुछ भी, तो वो टेस्ट होता था। सर मैंने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर मनोहरा के बारे में जाना था, तो फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई थी। तो वहाँ पे मैंने सर से बात करी, डिस्कस करा, तो सर ने मुझे सर्जरी सजेस्ट करी थी। उसके बाद की आपकी जर्नी शुरुआत कैसे रही? सर सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे बेस्ट तो ये है, क्योंकि मेरी सर्जरी के बाद मेरा वेट बहुत डाउन आया था। उसके अकॉर्डिंग तो मेरी रिहैब में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी।